सिद्धार्थ सर के पास चलते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं गोल्ड ईटीएफ की परफॉर्मेंस एक साल में कैसी रही है। देखिए, एक टाइम था जब बहुत ही इससे भी अच्छे रिटर्न्स दिख रहे थे, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो गोल्ड ईटीएफ का एक साल का प्रदर्शन, क्वांटम गोल्ड ईटीएफ 62% तक के रिटर्न जो हैं इसने दिए भी थे एक साल में निवेशकों को। इसी तरीके के रिटर्न सारे इन टॉप के गोल्ड ईटीएफ में, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ, ज़ेरोधा गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड ईटीएफ, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, सब में 60 से 62% तक के रिटर्न नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ सर, ये जो रिटर्न्स हैं इन पे रिलाई करके अगर कोई निवेशक निवेश कर रहा है गोल्ड ईटीएफ्स में, वो क्या सही है या फिर इन रिटर्न्स को भूल जाना चाहिए? वेल दिव्या, ये तो एक इन्वेस्टमेंट का एक फिलॉसफी होती है दैट पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। तो इनफैक्ट अगर इन्वेस्टर्स अगर सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देख रहे हैं और उसको देखकर सिर्फ अपने रिटर्न्स को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान रख रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी वेरी पीसफुल एंड अ वेरी रॉन्ग अप्रोच ऑफ गेटिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यस ऑफ कोर्स जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉर दैट कॉज एनी कमोडिटी या सिक्योरिटी में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना बहुत जरूरी है कि उसका जो फ्यूचरिस्टिक आउटलुक है वो कैसा है। क्या आपको एसआईपी के फॉर्म में जाना चाहिए, क्या आपको लमसम में फॉर्म में जाना चाहिए, क्या पास्ट रिटर्न जो है वो ऐसा तो नहीं है कि हाई लेवल ऑफ ओवर वैल्यूएशन के जोन में चले गए हैं बिकॉज ऑफ विच अभी भी वो कमोडिटी बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस तरीके से गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के बारे में अभी बात हुई वो भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। एंड ऑफ कोर्स द एंटायर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, डॉलर इंडेक्स, ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है, तब जाके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप पास्ट रिटर्न्स को देखेंगे तो आप सिर्फ एक बहुत इनसाइलोस वे में देखकर और आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ध्यान ये नहीं रख सकते कि एक्चुअली ये जो कमोडिटी है या कोई भी एसेट क्लास या सिक्योरिटीज है वो फ्यूचरिस्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। So coming back to your point, Divya, it is very very important कि जब भी इन्वेस्टर not only in gold, not only in silver, अगर वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप किसी भी सिक्योरिटी या कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ध्यान ये रखना बहुत जरूरी है कि दे शुड सी कि वो उस कैटेगरी का वैल्यूएशंस क्या है, उस पूरे के पूरे फंड का पीई रेशियो क्या है, उसका गोइंग फर्दर डाउन द लाइन उसका किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होराइजन दिख रहा है, एफआईआईज का आउटफ्लो या इनफ्लो किस तरीके से है। सो दे आर ऑल एंड ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी कमोडिटी या सिक्योरिटी का किस तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स। ठीक है। इस बीच एक सवाल है और पहले तो प्रेज आई है यहाँ पर अजय सर के लिए। अजय सर, आप ग्रेट हो, सबसे पहले सर ये आया, इसके बाद एक सवाल है आपके लिए अटैच है। कहने कि 2,18,000 पर आपके कहने पर बाय की है 20 केजी फिजिकल, मेरे ख्याल से सिल्वर की बात हो रही है, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन सिल्वर लग रहा है, और 3 लाख के ऊपर कब तक आएगा सिल्वर? हाँ, अब इन्होंने मेंशन किया है। और या अभी एग्जिट कर लूँ, प्रॉफिट में हूँ, अभी क्या करूँ? देखिए, ये ग्रेट वाली बात नहीं है, ये खाली एक इन्फॉर्मेशन की बात है। और हमें तो लगता है कि आपको ग्रेट बोलना चाहिए कि आपने इतना अच्छा क्यूरेट किया ये शो को और अच्छे एनालिस्ट लेके आते हैं। आप जैसे एक्सपर्ट जब होते हैं तभी ग्रेट भी शो होता है। सर कॉम्प्लीमेंट ले नहीं पा रहे, सर को ओवरवेलमिंग, लेकिन जो बोला है वो तो खैर है, क्योंकि आप कहने पे इनको यहाँ पर अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने मेंशन भी किया है। 2,18,000 पर बाई किया हुआ है और 20 केजी फिजिकल में खरीदी है चांदी, 3 लाख के ऊपर बोल रहे हैं, कब तक जाएगा या फिर अभी एग्जिट कर लूँ, प्रॉफिट में हूँ? नहीं, देखिए, मैं सबसे ज्यादा आजकल जिससे भी कॉल्स पे बात होती है क्लाइंट से, देखो प्रॉफिट आता है ना तो हम फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन लॉस रहता है तो हम उसको एवरेज भी करने लग जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म देखने लग जाते हैं। मेरा मानना है ये सही टाइम है, अभी भी इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि जो फंडामेंटल अब दिख रहे हैं, और चांदी शॉर्टेज में है, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंस से जो आउटपुट है, चांदी की बाइंग नहीं होती कॉपर जिंक, वहां पे एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुके हैं। मेरा मानना है कि ये 3 लाख का लेवल आराम से दिवाली तक पहुंच जाएगा, क्रॉस कर जाएगा 293 के आसपास। तो इनको बने रखिए। और जिस ढंग से मुझे अभी ये रैली समझ में आ रही है, ये जल्दी इतनी रुकने वाली नहीं है। ये 3.5 के आसपास मुझे लगता है कि मार्च 2027 तक भी दिख जाए तो बेटर है। आपके बहुत अच्छे लेवल्स पे आपका एंट्री हुई है, आप इसको लेके चले कंटिन्यू। ठीक है अगर सर, पैसे की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू लेके चलना चाहिए। ठीक है सर। एक चीज सर मैं और जानना चाह रही थी आपसे, गोल्ड सिल्वर रेशियो पर जब आप बात कर रहे थे कि मतलब जो हमारा आम इन्वेस्टर है वो किस तरीके से समझे, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो जब 70 पे है तो इसके क्या मायने हैं और अगर वो 40 पे है तो इसके क्या मायने हैं? तो दिव्या, अगर मैं 50 साल का डेटा निकाल के देखता हूं तो ये रेशियो का एक रेंज बना हुआ है। 31.32 का लो इसने अप्रैल 2011 में मारा था। हाईएस्ट लेवल जनरली हम देखते हैं 85 के बियॉन्ड जाता नहीं है। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पहली कमोडिटी गोल्ड है, दूसरी सिल्वर है।
जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब है लोग गोल्ड में निवेश ज्यादा करें चांदी के मुकाबले। अब गोल्ड में निवेश कब करते हैं? जब कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे कोविड के समय ये रेशियो 126 का हाई लगा देती है, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तब भी ये रेशियो 90 तक पहुंच जाता है। तो जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या कंसर्न्स रहते हैं तो लोग सोने में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब पिछले साल हुआ क्या, मार्च अप्रैल में ये रेशियो 105 के करीब था। जनरली लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो 85-90 के ऊपर ये रेशियो जाती नहीं है, लेकिन कभी भी अगर चले जाए तो आप ये मान के चलो ये जो दुविधा है या कंसर्न है वो ज्यादा लंबा नहीं चलता है कभी भी। तो 105 से जब ये रेशियो गिरना स्टार्ट हुआ तो ये बताने लग गया कि लोगों को जो गोल्ड में इकोनॉमी में जो डर लग रहा था इसके लिए गोल्ड लिया था, अब वो डर खत्म हो रहा है। और चांदी मतलब एक इंडस्ट्रियल डिमांड वाली कमोडिटी है, और जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो ये रेशियो में फॉल आएगा, तो गोल्ड गिरेगा और चांदी आउट परफॉर्म करेगी। एंड इसी के चलते पिछले साल हमने जबरदस्त मूवमेंट देखा। अब फरवरी 2027 में आ जाते हैं जब ये रेशियो 44 के करीब था और हमने बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी देख चुके थे, तो ये संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं चांदी में बड़ा करेक्शन आएगा। और आज ये रेशियो 72 का हाई लगाकर अब वापस 68 की तरफ है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पे आएगी, जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि चांदी ईवी सोलर पैनल सभी जगह यूज होता है, तो मुझे लगता है ये रेशियो नीचे में वापस 50-52 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है सोना अंडर परफॉर्म करेगा और चांदी आउट परफॉर्म करेगा। अब सोना अंडर परफॉर्म क्यों करेगा? ईरान का युद्ध है, कहीं ना कहीं तो जाकर अब खत्म होगा। रशिया यूक्रेन तो हम डिस्काउंट कर ही गए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जारी रहेगा, इसीलिए चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है सोने के मुकाबले। ठीक है सिद्धार्थ सर, आप कैसे देख रहे हैं? अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट की सलाह देनी हो तो सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ, किस में जाना चाहिए? एक तो ये सवाल मेरी तरफ से। दूसरा, हमारी एक व्यूअर है, प्राइम मेंबर है सयानी, वो आपसे जानना चाह रही है कि आई वांट टू नो फ्रॉम सिद्धार्थ सर, शुड वी इन्वेस्ट लमसम इन गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड नाउ? इकट्ठा एक मुश्त पैसा गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड में अभी डालना ठीक रहेगा इनके लिए, या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दिव्या, आपने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें और जिस तरीके से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है इन्वेस्टर ने, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप 20 to 30% पैसा एज ए लमसम लगा सकते हैं, और बाकी का जो पैसा है वो थ्रू एन SIP या एन STP मोड इन अ स्टैगर्ड मैनर आप लगा सकते हैं। रीजन इसके पीछे 2 है, बिकॉज अभी भी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, इट इज वेरी आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इट विल बी अ स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करें एंड थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आप जो बेस है वो आज से या कल आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके लगा सकते हैं, और बाकी आप स्टैगर्ड वे में थ्रू SIPs, थ्रू STPs एंड स्विचेस आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1, दिव्या देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि गोल्ड बेटर परफॉर्म करेगा या सिल्वर, बिकॉज फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही काफी कंसोलिडेटेड स्टेट में थे, और दोनों का जो चलने का कारण है वो एक ही है, और वो है बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स एंड द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड बाइंग ऑफ एक्सेस ऑफ द गोल्ड। जब भी गोल्ड चलता है देन सिल्वर आल्सो स्टार्ट्स वर्किंग इन द सिमिलर मैनर। जनरली ऐसा देखा गया है, ट्रेंड हिस्टोरिकली भी एंड फ्यूचरिस्टिकली भी ऐसा देखा जाता है कि बोथ द कमोडिटीज आर ट्विन रिटर्न जनरेटर्स। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि गोल्ड बेटर परफॉर्म करेगा या सिल्वर, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड्स के अंदर या फिर नेकेड गोल्ड एंड नेकेड सिल्वर के अंदर, तो वो रियलाइज कर सकते हैं कि उनके पास जो एक मोमेंटम रैली है जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में है, इट विल बी इन अ गुड मैनर। और उनके पोर्टफोलियोज में जो पिछले इतने महीनों से उनके पोर्टफोलियोज में एक बेयरिश ट्रेंड दिख रहा था because of gold and silver, they will see that gold and silver के वजह से उनका पोर्टफोलियो एक relative better performance की तरफ देंगे, और जिस इंटेंट से उन्होंने अपना पैसा गोल्ड एंड सिल्वर में लगाया था, that is the most important thing, वो इंटेंट उनका मैनिफेस्ट हो पाएगा इन द पोर्टफोलियोज एज वेल। अजय सर, वैसे जब गोल्ड की बात आती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम लोग सेफ हेवन के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। सिल्वर के लिए जैसे कि आप सर कह रहे हैं कि मतलब अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्या ये आगे चल के एक सेफ हेवन के स्ट्रैटेजिक के तौर पर यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है, या रिप्लेस करेंगे एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है यहाँ पर सेफ हेवन के तौर पे? चांदी या सोना? चांदी। देखिए चांदी सेफ हेवन के तौर पे नहीं है, बिकॉज चांदी है ना सोने को हम बोल सकते हैं फॉलो करती है, इसलिए हम बोलते हैं गरीबों का सोना भी। काफी टाइम पे हम देखते हैं कि अभी भी आप देखिए सेंट्रल बैंक जो भी स्टॉक कर रहा है वो चांदी का नहीं सोने का ज्यादा कर रहा है।
हाँ, एक एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कमोडिटी जीरो नहीं होती है। कमोडिटी को सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोना जितना बढ़ रहा है, तो एक तरह से लोग बोलते हैं कि चांदी भी उतना फॉलोअप करेगी। अभी आपके स्क्रीन के सामने आप देख लीजिए, गोल्ड आज आधा टके की तेजी दिखा रहा है, जबकि चांदी आधे टके की गिरावट दिखा रहा है। तो कभी भी आप देखिए, चांदी में ना 56% गुण जो है वो इंडस्ट्री की है, और इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन फियर सब रहते ही रहते हैं। लेकिन गोल्ड एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सब चीजों के परे है। तो चांदी सोने को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, आज ऑर्नामेंट की बात करें तो आजकल सिल्वर ज्वेलरीज के अंदर गोल्ड कोटेड है, ये सब चल रहा है। बट एज अ सेफ हेवन बाइंग, प्रिफर टू बी एट गोल्ड ओनली। सिल्वर ठीक है, उसको मिमिक कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन देखिए जब इकोनॉमी खराब होगी तो कहीं ना कहीं चांदी के इंडस्ट्रियल डिमांड को भी टेंट पड़ेगा। तो सेफर एज ए सेफ हेवन गोल्ड ज्यादा प्रिफर रहेगा चांदी के मुकाबले। ठीक है सर। और सिद्धार्थ सर से अगर जानना चाहें, सिद्धार्थ सर, अगर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते करते गोल्ड की जो होल्डिंग है वो ज्यादा हो गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर उसको रीबैलेंस करने का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कब कब रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को, कैसे रीबैलेंस करें? Well, Divya, somebody has rightly said that excess of everything is bad. तो अगर कोई भी एसेट क्लास का या कैटेगरी का ओवर एक्सपोजर है, इन गाइस ऑफ हैविंग हायर रिटर्न्स, ज्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में आप किसी भी कैटेगरी या एसेट क्लास का ओवर एक्सपोजर ले रहे हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो में एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डेफिनेटली लेकर आएगा। Therefore, जैसे हमने हर बार इस शो पे बोला है, दैट आपके पोर्टफोलियोज में हर बार एक एसेट एलोकेशन होना चाहिए, जहां डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स अपने परसेंटेज के हिसाब से जो आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है, उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नाउ दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये बोल रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर अगर हाई लेवल ऑफ अगर उसका जो गोल्ड का अगर कॉम्पोजिशन अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हो रहा है, तो आपको ट्रिम करने की डेफिनेटली जरूरत है, बिकॉज गोल्ड अपने साथ एक इनहेरेंट रिस्क भी लाता है, बिकॉज ये कमोडिटीज बहुत वॉलेटाइल या फ्रेजाइल होती है। और जिस तरीके से आपने देखा पिछले 8 महीने में कि अगर एक कंसोलिडेशन मोड में अगर कोई भी एसेट क्लास जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 साल या 2 साल तक एक कंसोलिडेशन फेज में जाए, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ओके फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं इन्वेस्टर्स को यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो अपने पोर्टफोलियोज के अंदर जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो कॉम्पोजिशन है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रखे। अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में हाई लेवल ऑफ रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज में, इन दैट केस आपका जो एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज एक बैलेंस्ड मात्रा में 10 से 15% एक जो फिगर्स होते हैं उस वो आप अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड एंड सिल्वर में रखकर अपने पोर्टफोलियो में एंजॉय कर सकते हैं, जो एक रैली आ रही है इन गोल्ड एंड सिल्वर। So Divya, again coming back to the point, I would suggest the investors के asset allocation के माध्यम से अपने risk profile को देखकर वो अपने portfolios के अंदर different assets का categorization करें और वहां से अपने investments जारी करें। और अगर ओवर एक्सपोज है तो थोड़ा सा ट्रिम करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, 10-15% का एलोकेशन किसी के लिए ठीक रहेगा। और अगर किसी के पास, अजय सर से भी सवाल है मेरा और सिद्धार्थ सर से भी है, किसी के पास फिजिकल में मान लीजिए बहुत ठीक ठाक अमाउंट में गोल्ड रखा हुआ है, क्योंकि हमारे इंडियन फैमिलीज में होता ही है, जनरेशनली पास किया जाता है गोल्ड, फिजिकल में कई बार बहुत अच्छी मात्रा में फैमिलीज में रखा होता है, क्या उनके लिए किस तरीके से, क्या उन्हें ईटीएफ और फंडा फंड में जाना चाहिए, या फिर रहने दें, अवॉइड करें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाकी एसेट क्लासेस को देखें? अजय सर और सिद्धार्थ सर दोनों से सवाल है, पहले अजय सर। देखिए, इंडिया, वैसे मैं बोलता ही हूँ कि इंडिया कभी गोल्ड बाय नहीं करता, गोल्ड कंज्यूम करता है। जो भी सोना हमारे पास है वो हम जनरली देखते नहीं। एक चीज ध्यान रखिए, जो ये ईटीएफ है या हम बोल सकते हैं गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, ये पिछले 10 सालों में हुआ है। हमने देखा गोल्ड बॉन्ड आए, फिर ईटीएफ है, फंड ऑफ फंड है, आजकल डिजिटल गोल्ड भी चल रहे हैं। बट उससे पहले हमें ये नहीं समझ में आता था, हमें खाली ये समझ में आता था कि गोल्ड लेना है। तो अगर आपके घर पे कोई शादी ब्याह ये सब चीजें है, तो आप डेफिनेटली ज्वेलरी में या गोल्ड में फिजिकल साइड में रहिए। अदरवाइज आप देखिए, आज जो ये गोल्ड फंड और ईटीएफ है, उनमें जो चार्जेस है बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि आप जब फिजिकल साइड जाते हो तो मेकिंग चार्जेस बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है 3-5 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न बनेगा। सेकेंडली, बहुत बार होता है कि हम लोग साइकिल के एकदम अंत पे है, तो वो टाइम पे बेटर है कि हम लोग चेंज करें। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये करेक्शन हमने जनवरी से लेकर अभी तक देखा है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देता है गोल्ड में। और अगला 2-3 साल भी मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की जो रैली है
वो इतनी जल्दी डाइल्यूट होते हुए दिखाई देगी जिस ढंग से सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो कंटिन्यू चल रही है। तो आई वुड प्रिफर कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड गो विद द ETF और फंड ऑफ फंड।